नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर, बीएचयू, AF4, AAO, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, यूपी कैटेट, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं सभी लोगों का हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज जो हमारी कल्टीवेशन रहने वाली है, मक्का से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने होते हैं एग्जामों में, सबको हम लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। कुछ पहले जनरली चीज़ें इसके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि अनाजों की रानी किस क्रॉप को कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यानी मक्का। मक्का को क्या कहते हैं? अनाजों की रानी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि मोटे अनाजों की रानी किसे कहते हैं, तभी भी हमारा आंसर जाएगा मक्का यानी कि मेज को कहते हैं। अमेरिकन या अमेरिका की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? ये यानी कि मेज को कहा जाता है, मक्का को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और ये यूएसए यानी कि अमेरिका की एक प्रमुख फसल है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद एक दो पॉइंट और याद रखेंगे कि मक्का जो होता है ये C4 प्लांट होता है। ठीक है, मक्का क्या होता है? C4 प्लांट होता है और मुख्य रूप से ये खरीफ सीजन की फसल है। ठीक है, किस सीजन की? खरीफ सीजन की फसल है। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इसको रबी के सीजन में भी लगाई जाती है। कौन से राज्य में लगाई जाती है? तो ये आपका आंसर चला जाएगा बिहार में। हम रबी के सीजन में भी इसकी खेती कर लेते हैं। और कुछ पॉइंट और बनते हैं यहाँ से, उसको भी बता दे रहे हैं कि इसके अंदर जो कुछ खरपतवार नाशी हैं, जैसे सीमाजीन, ठीक है, सीमाजीन और एल्ट्राजीन, ये दो खरपतवार नाशी जो है ये मक्के के अंदर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। सीमाजीन और एल्ट्राजीन जो खरपतवार नाशी है ये बुआई के बाद यानी कि अंकुरण से पूर्व इसका प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, और एक प्रकार का और इसमें ये मक्का जो होता है ये प्रोटो एंड्री होता है। ठीक है, प्रोटो एंड्री होता है। इस चीज़ को भी आपको याद होना चाहिए। ये तो जनरल चीज़ें थी। अब चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? मक्का में नर पुष्पक्रम को कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है मक्का में नर पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या कहते हैं। ऑप्शन है टेसल, सिल्क या डी टेसलिन या उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या करेक्ट होगा। तो इसका आंसर करेक्ट होगा यानी कि टेसल कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, टेसल क्या होता है? यानी कि नर भाग जो पहले निकलता है उसको कहते हैं टेसल। ठीक है, नर भाग पहले निकलता है उसको क्या कहते हैं? टेसल कहा जाता है यानी कि टेसलिंग कहा जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। मादा भाग को क्या कहा जाता है? सिल्क कहा जाता है या सिल्किंग कह सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा अनाज की रानी यानी कि क्वीन ऑफ किसे कहा जाता है? गेहूं, चना, मक्का, मटर। तो ये आपको बताना है कि अनाजों की रानी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। गेहूं जो है ये अनाजों का राजा कहलाता है। ठीक है, अनाजों का राजा किसे कहते हैं? ये कहते हैं गेहूं को। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। चना को क्या कहते हैं? दलहनी फसलों का राजा। ठीक है, या दलहन का राजा कौन होता है? ये चना होता है। ये आपको याद होना चाहिए। मक्का जो होता है ये मोटे अनाजों की रानी भी कहलाती है। ठीक है, मोटे अनाजों की रानी भी इसको कहते हैं, अनाजों की रानी। तो ये सी हो गया। तो मटर जो होती है दलहनी फसलों की रानी कहलाती है। ठीक है, दलहनी फसलों की रानी कहलाती है कौन? मटर। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मक्का को क्या कहते हैं? अनाजों की रानी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ड्रोसोफिला किसे कहते हैं। ठीक है, ड्रोसोफिला ये बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला जो होता है ये भी किसे कहा जाता है? यानी कि मक्का को कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मक्का की प्रोटीन को कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है मक्का की प्रोटीन को क्या कहा जाता है? ओराइजीन, ग्लूटीन, एल्ब्यूमिन या जीन कहा जाता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मक्का की प्रोटीन को जीन कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा।
ओराइजेनिन किस में होता है, यानी कि किसकी प्रोटीन को कहते हैं, तो धान की प्रोटीन को ओराइजेनिन कहा जाता है। ग्लूटीन ये जानते ही हैं, गेहूं जो होता है उसकी प्रोटीन को कहा जाता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन ये किस में पाया जाता है, तो जौ के अंदर पाया जाता है। ये सभी ऑप्शनों को आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि मक्का के अधिक प्रयोग से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, ठीक है। पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है जिसको हम गंजापन कहते हैं। अगर अधिक प्रयोग कर रहे हैं मक्के का तब ये रोग हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें स्वीट कॉर्न कहा जाता है, ठीक है। आपको बताना है किस मक्के को स्वीट कॉर्न के नाम से जाना जाता है। जियामेज इंडोराटा, जियामेज इंडेंटेटा, या जियामेज सेकेरेटा, या जियामेज ट्यूनिकाटा। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्वीट कॉर्न किसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। जो लोग सोच रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट हैं। जियामेज सेकेरेटा को क्या कहते हैं, स्वीट कॉर्न के नाम से जाना जाता है। जियामेज इंडोराटा, इसके बाद इसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए, इसको फ्लिंट कॉर्न कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फ्लिंट कॉर्न कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर जियामेज इंडेंटेटा कहा जाता है, किसको, ये डेंट कॉर्न होता है, ठीक है, डेंट कॉर्न को कहा जाता है। उसके बाद जियामेज ट्यूनिकाटा, ये पॉपकॉर्न जो आप लोग खाते हैं उसका वैज्ञानिक नाम है क्या, जियामेज ट्यूनिकाटा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 4 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मक्का में बीज उत्पादन के लिए डबल क्रॉस तकनीक किसने विकसित किया। E.M. ईस्ट ने, J.H. सल ने, या D.F. जॉन्स ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक होता है सिंगल क्रॉस तकनीक, एक होता है डबल क्रॉस तकनीकी। यहाँ पे डबल तकनीक के बारे में पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि D.F. जॉन्स के द्वारा ये तकनीक प्रतिपादित की गई थी। कब की गई थी, ये 1920 में प्रतिपादित की गई थी। कहाँ पर की गई थी, भारत में प्रतिपादित की गई थी। इन सबको आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन जो देख रहे हैं, यानी कि E.M. ईस्ट और G.H. सल, ये कैसी तकनीक है, ये सिंगल क्रॉस तकनीकी है, ठीक है, सिंगल क्रॉस तकनीकी है। ये भी आपको याद होना चाहिए। ये कब प्रतिपादित की गई थी, 1910 में प्रतिपादित की गई थी। कहाँ पर, USA में प्रतिपादित की गई थी। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दोस्तों अगर आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आप लोग ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपका परिवार है और यहाँ पर सरकारी नौकरी का हमेशा प्रयास किया जाता है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लाया जाता है, तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइब्रिड मक्का की बीज दर कितनी होती है, 15 से 20 डिग्री, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या उपयुक्त में से सभी। तो एक चीज़ आप यहाँ याद रखेंगे कि मक्का जो होती है अधिकतर खरीफ सीजन की फसल है, ठीक है, खरीफ में इसकी बुआई करते हैं। तो खरीफ में बुआई करने के लिए सामान्य रूप से तो इसके बीज दर लगेगी कितनी, 15 से 20 किलोग्राम, ठीक है। अगर हम हरे चारे के रूप में उपयोग कर रहे हैं, चारा, ठीक है, हरा चारे के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तब हमारा बीज दर कितना लगेगा, 40 से लेके 50 किलोग्राम, ठीक है। ये चारा जायद के सीजन में लगाते हैं, ठीक है, जायद के सीजन में लगाया जाता है। तो यहाँ पे हाइब्रिड के लिए पूछा है, तो हाइब्रिड के लिए सीड रेट लग जाएगा, यानी कि 25 किलोग्राम, ठीक है, 20 से लेके 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट लगता है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मक्का की जलमांग होती है, जलमांग बताना है मक्का की, 450 से 650, 500 से लेके 800, 900 से लेके 2500, या 1500 से लेके 2500। तो फर्स्ट ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। 450 से लेके 650 जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपके गेहूं का, ठीक है। उसके बाद 500 से 800 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे मक्का का, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी की बात कर लेते हैं, 900 से लेके 2500, ये हो जाएगा धान का, ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। और यहाँ पे 1500 से लेके 2500 जो हो जाएगा ये हो जाएगा गन्ने का जलमांग, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। मक्का में डेड हार्ट होता है, ठीक है, बताना है डेड हार्ट होता है मक्के की तना मक्खी, तना छेदक, सफ़ेद लट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो सकता है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेड हार्ट जो होता है ये मक्के के अंदर तना छेदक होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये तना छेदक जो होता है किसकी मुख्य समस्या जो होता है किस फसल की है। तो मुख्य समस्या जो होती है ये सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है ये, जैसे ऑप्शन हम दे रहे हैं, गन्ना, बाजरा, ज्वार और मक्का। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइए ये तना छेदक जो होती है किस फसल की सबसे मुख्य समस्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ज्वार का ये मुख्य समस्या है। ठीक है, तना छेदक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से जेड की कमी से होने वाला रोग नहीं है। ये आप याद ध्यान देंगे यहाँ पे कि होने वाला रोग नहीं है जेड की कमी से। ठीक है, तो धान का खैरा रोग ये जेड की कमी के कारण होता है। मक्का में श्वेत कली रोग ये भी जेड की कमी के कारण होता है। कपास की छोटी पत्ती रोग ये भी किसके कारण होता है, जेड की कमी के कारण होता है। ये सब तीनों हो जाएंगे जेड की कमी के कारण। लेकिन यहाँ पे दिया है जौ में ग्रे स्पाइक जो होता है, ये हमारा आंसर एकदम राइट हो जाएगा क्योंकि यह मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। ठीक है, Mg की कमी के कारण होता है, ये आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से मक्का की संकर किस्म कौन सी है। अंबर है, प्रताप है, हाई स्टार्च है या माही सुगंधा है। इन चारों में से बताइए कौन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माही सुगंधा के बारे में आप लोग जानते हैं किसकी किस्म है, ये धान की किस्म है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे अंबर, प्रताप, हाई स्टार्च ये किसकी, मक्का की। तो यहाँ पे पूछा है कि संकर किस्म कौन सी है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हाई स्टार्च जो होती है मक्का की संकर किस्म है। ठीक है, और इसके अलावा शक्ति, रत्ना, प्रोटीना जो ये किस्में हैं ये हाईएस्ट प्रोटीन उत्पादन करने वाली किस्में हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत है, अफ्रीका है, मैक्सिको है या चाइना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मैक्सिको। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी मक्का मैक्सिको ना देकर ये पेरू भी दे सकता है, पेरू नहीं दिया है तो दक्षिणी अमेरिका भी दे सकता है। ठीक है, ये भी आपका आंसर याद होना चाहिए। अगर दक्षिणी अमेरिका नहीं दिया है कभी कभी उष्ण अमेरिका दे देता है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आपको याद होना चाहिए, ये किसी हर एग्जाम में अलग अलग करके दे देता है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में जो उत्पत्ति स्थान है ये बाजरा का है, ये आपको याद होना चाहिए। ज्वार का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका माना गया है और तिल का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है, ये अफ्रीका माना गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्क्रीन पर है। काफ़ी अच्छा और लाजवाब ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मक्का में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या है, टेस्लिंग है, सिल्किंग है या टेस्लिंग या सिल्किंग दोनों है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि टेस्लिंग और सिल्किंग दोनों है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे फर्स्ट सिंचाई कब करनी चाहिए, फर्स्ट सिंचाई कब करते हैं मक्का के अंदर, तब हमारी हो जाएगी टेस्लिंग पर प्रथम सिंचाई की जाती है। ठीक है, अगर क्रांतिक अवस्था पूछ रहा है तो टेस्लिंग और सिल्किंग, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, मक्का की प्रथम हाइब्रिड किस्म का नाम बताना है। हाई स्टार्च, किसान, गंगावन या रणजीत, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गंगावन जो आंसर दे रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, हाई स्टार्च की बात करें तो ये संकर किस्म है। ठीक है, कैसी है, संकर किस्म है। और किसान की बात करें ये संकुल किस्म है। ठीक है, संकुल किस्म है। उसके बाद रणजीत की बात करें तो ये भी संकर किस्म है। तो यहाँ पे पूछा था प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी है मक्का की, तो ये हो जाएगी गंगावन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, मक्का में प्रोटीन पाई जाती है 6 से 7%, 10%, 11.5% या 11 से लेकर 12%। तो यहाँ बात करेंगे 6 से 7% जो प्रोटीन है ये धान के अंदर पाई जाती है। मक्का की बात करेंगे तो मक्का के अंदर 10% प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे 11 और 12% दिया है, तो ये हो जाएगा बाजरा और गेहूं की प्रोटीन जो होती है वो 11 से लेकर 12% होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। मक्का का नज़दीकी जंगली पूर्वज कौन सा है। ठीक है, ये आपको बताना है मक्का का नज़दीकी जंगली पूर्वज कौन सा है। ये
टियोसिनेट है, ठीक है, ये या रहेगा टियोसिनेट है, या कंबाइन काफिर 60 है, या टिफ्ट 23A है, या ओपेक 2 है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टियोसिनेट, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार का खरपतवार भी कह सकते हैं, ठीक है, खरपतवार भी कह सकते हैं इसको, ये आपको याद होना चाहिए। कंबाइन काफिर 60 जो होता है ये ज्वार का है, ठीक है, ज्वार का है। ये क्या काम करता है, नरबंधता उत्पन्न करता है। उसके बाद टिफ्ट 23A ये संकर ज्वार है, ठीक है, संकर ज्वार है, ये भी आपको याद करना है। और ओपेक 2 ये भी मक्का से ही संबंध रखता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से मक्के में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, क्राउन, शीर्ष जड़ें, या सेमिनल जड़ें, या प्रोप जड़ें, या उपयुक्त सभी। तो मक्के के अंदर जो, जैसे मान लीजिए मक्का है, इसको सहारा प्रदान करने वाली जो जड़ें होती हैं साइड से निकलती हैं, तो उस जड़ को क्या कहते हैं, यानी कि ये जो जड़ होंगी ये किस प्रकार की होंगी, ये स्थायी जड़ें होंगी, ठीक है, स्थायी जड़ होंगी। और सेमिनल जड़ें होती हैं, अस्थायी जड़ें होती हैं, ठीक है, अस्थायी जड़ें होती हैं। और यहाँ पे प्रोप जड़ें जो होती हैं ये सहारा देने वाली जड़ें होती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो स्थायी, अस्थायी, सहारा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सभी जड़ें पाई जाती हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मक्का के साथ साथ बाजरा में भी यही जड़ें होती हैं, गन्ने के अंदर भी यही जड़ें होती हैं, और ज्वार के अंदर भी यही जड़ें होते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को आप हंसते हंसते कर ले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। मक्का में अंकुरण के लिए तापमान होना चाहिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री सेंटीग्रेड, या 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्योंकि 21 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है ये अंकुरण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। और जो मक्का है ये यानी कि रबी की, खरीफ की और जायद की तीनों सीजन में इसको हम लगा सकते हैं। और वनस्पतिक वृद्धि के लिए अगर टेम्परेचर पूछे तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का के ये वृद्धि और विकास के लिए अच्छा माना जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19, मक्का की खेती की जाती है रबी में, खरीफ में, जायद में, या उपयुक्त सभी। तो आप लोग जानते हैं, बता चुके हैं पीछे कि रबी में कर सकते हैं, खरीफ में भी कर सकते हैं, जायद में भी कर सकते हैं। लेकिन जायद के अंदर जो मक्का की खेती करते हैं वो हरे चारे के लिए करते हैं, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। पूछ सकता है हरे चारे के लिए कब इसकी खेती करते हैं, तो जायद के सीजन में की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। मक्का का वजन परीक्षण कितना होता है, यानी कि टेस्ट वेट आपको बताना है कितना होता है। 3 से 5 ग्राम, 55 ग्राम, 100 ग्राम, या 280 ग्राम। तो यहाँ पे 3 से 5 ग्राम जो दिया हुआ ये सरसों का टेस्ट वेट होता है। उसके बाद यहाँ पे 100 ग्राम जो दिया हुआ है ये मक्के का टेस्ट वेट होता है, ठीक है। और यहाँ पर टेस्ट वेट कितने, यानी कि कितने बीजों को कहते हैं ये आपको याद होना चाहिए। तो 100 बीजों को क्या कहते हैं, टेस्ट वेट कहा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हम दोबारा देख लेंगे एक बार। यानी कि 3 से 5 ग्राम जो होता है ये सरसों का होता है, इसको आप याद कर लेंगे। उसके बाद 100 ग्राम जो होता है ये मटर का होता है, ठीक है, मटर जो दाल खाते हैं उसका टेस्ट वेट कितना होता है, ये हो जाएगा 100 ग्राम। और यहाँ पे मक्का का पूछा है तो मक्का का हो जाएगा 280 ग्राम, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। टेस्ट वेट किसे कहते हैं, 1000 बीज को अगर हम तौल रहे हैं तो उसका जो वजन होता है वो हमारा टेस्ट वेट कहलाता है, ठीक है। तो उसका वजन होगा 280 ग्राम, यानी कि मक्के का। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि मक्के का जो पीला रंग होता है ये किसके कारण होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मक्के का पीला रंग जो होता है किसके कारण होता है, कैरोटीन, कैरिकाजेंथिन, एंथोसाइनिन, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यानी कि कैरिकाजेंथिन, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कैरोटीन के कारण क्या होता है, पीला रंग, आम का पीला रंग किसके कारण, कैरोटीन के कारण। और गाजर का पीला रंग किसके कारण, कैरोटीन के कारण। और दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण। उसके बाद कैरिकाजेंथिन के कारण आप लोग जानते हैं पपीता का, ठीक है, पपीता का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, कैरिकाजेंथिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन का यानी कि लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है। तो ये एंथोसाइनिन, अगर कोई लाल रंग पूछ रहा है तो एंथोसाइनिन के कारण, जैसे सेब का लाल रंग, ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कैरिकाजेंथिन के कारण मक्के का पीला रंग होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 आपकी स्क्रीन पर है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई, 1953 में, 1957 में, 1963 में, 1967 में।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1967 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका मक्का अनुसंधान निदेशालय दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से मक्का की टॉप क्रॉस किस्म कौन सी है, रणजीत, डक्कन 130 या मक्का 2 या डी HM 103। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टॉप क्रॉस किस्म पूछ रहा है मक्का का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गंगा 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है, एक तरफ सूची 2, तो इसका मिलान करना है। तो देखते हैं फ्लिंट कॉर्न का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी कि जियामेज इंडोराटा, थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ये आप याद रखेंगे। डेंट कॉर्न का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा यानी कि जियामेज इंडेंटाटा जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद स्वीट कॉर्न का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो स्वीट कॉर्न का वैज्ञानिक नाम जियामेज सेकेराटा होता है, यानी कि ये फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और पॉपकॉर्न जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा जियामेज इवर्टा। ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। तो थर्ड 1 4 2 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है मक्का में तेल की मात्रा पाई जाती है 2%, 4%, 10% या 70%। तो बात कर लेते हैं, यानी कि 70% जो दिया हुआ है ये CHO पाया जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी पाई जाती है, ये 70% पाई जाती है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 10% जो होता है ये मक्के के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, मक्के के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 10% पाई जाती है। तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, ये पाई जाती है 4%। ठीक है, मक्के के अंदर। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है, ज्वार, बाजरा, मक्का या उपयुक्त सभी। तो ज्वार की बात कर लेते हैं तो C4 प्लांट है। मक्का की बात कर लेते हैं ये भी C4 प्लांट है। और बाजरा की बात कर लेते हैं ये भी C4 प्लांट है। तो और इसके साथ आप गन्ना को भी याद रखेंगे। ठीक है, गन्ना भी कैसा होता है, C4 प्लांट होता है। ये जितने भी प्लांट्स होते हैं ये 60 डे प्लांट है। ठीक है, SDP है, ये आपको याद रखेंगे। मक्का क्या है, SDP है, 60 डे प्लांट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। ये क्वेश्चन इसका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है। मक्का में गुणसूत्र संख्या 2n बराबर होता है 14, 20, 42 या 24। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बाजरे का क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर कितना 14 होता है। 20 की बात कर लेते हैं तो 2n बराबर 20 जो होता है ये हो जाएगा किसका, मक्के का हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 42 की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा गेहूं की। 24 की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा धान का। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मक्का की संकुल किस्म कौन सी है। संकुल किस्म का नाम बताना है। अंबर है, किसान है, विजय है या उपयुक्त सभी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ है। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कल की वीडियो आप लोगों को तुरंत प्राप्त होगी अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। लेकिन लाइक करना वीडियो को ना भूलिए। सभी लोगों को धन्यवाद।